Hello students, my name is Vaibhav. So today in this video of percentage part 3 हम बात करने वाले हैं about distribution in terms of percentage कि हमारे पास कुछ डाटा गिवन है बट परसेंटेज या फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वहां से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. एंड सेकेंड थिंग विल टॉक अबाउट प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन टाइप क्वेश्चंस कि हमारे पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसेंटेज इज प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन. हम इसके बारे में बात करेंगे. So now let's try some question from distribution in terms of percentage. Let's have a first question now. If income of Monty is 40% of Sunny's income, so that means कह रहा है जो Monty की इनकम है वो Sunny की 40% है, and income of Sunny is 75% of Tushar's income. So in this question हमें क्या गिवन है कि जो Monty की इनकम है 40% of Sunny and Sunny's income is 75% of Tushar. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इनकम ऑफ Monty if income of तुषार is rupees 1,60,000. सो हमारे पास तुषार की इनकम गिवन है. इस तुषार की इनकम की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनकम ऑफ सनी विच विल बी 75/100 इंटू 1,60,000. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. यहां से हमने कट किया, ये आ रहा है हमारे पास 3/4. 4 से हमने कट किया, ये बन गया 4. सो 3 इंटू 4 12 with 4 0. तो इनकम ऑफ सनी तो आ गई हमारे पास 1,20,000. सो now we can find income of Monty which is 40% of Sunny's income. तो ये क्या बन जाएगा, 40% of Sunny's income which is 1,20,000. यहां से हमने कट किया, 2 zeros कैंसल, 12 इंटू 4 48, 1 0 2 0. तो हमारे पास आंसर आ गया ₹48,000. यहां पे हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है बट टाइम नहीं बचाया. क्वेश्चन की डिमांड थी फाइंड द इनकम ऑफ Monty. इनकम ऑफ Monty क्या थी हमारे पास, 40% ऑफ सनीज इनकम, एंड सनीज इनकम क्या है, 75% of Tushar's income. So in this way, now we can solve this question in only 5 seconds. कि Monty क्या है, 40/100 of 75/100 of Tushar's income, which is 1,60,000. अब यहां से जब हमने कट किया हमारे पास आ रहा है 3/4. 1 0 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 1 0 कैंसल. हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, 16 इंटू 3 48, 3 zeros. तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इनकम ऑफ Monty इज ₹48,000. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि श्रेया स्पेंड्स 15% ऑफ हर इनकम ऑन ट्रैवलिंग, 20% ऑन एजुकेशन एंड 30% ऑन हाउस लोन्स. And still she saves ₹7,000 in a month. So find her monthly income. अब हमारे पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि श्रेया अपनी इनकम में से 15% स्पेंड कर रही है ट्रैवलिंग पे, 20% ऑन एजुकेशन, 30% ऑन हाउस लोन. तो मतलब ये तीनों चीजें हमारे पास क्या आ रही हैं, हमारे पास आ गए उसके एक्सपेंसेस. तो रेस्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, उसकी बच जाएगी सेविंग. अब अगर टोटल इनकम हम यहां पे 100x एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर बिना एज्यूम करे भी कर सकते हैं. टोटल इनकम इज 100x. सो ऑन ट्रैवलिंग इसका 15% कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 15x. ऑन एजुकेशन 20% ऑफ आवर इनकम विच विल बी 20x. हाउस लोन 30% विच इज 30x. जब इसे हम डायरेक्टली भी ऐड कर रहे हैं, 30 + 20 50 + 15, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे पास क्या आ रहा है, 65% उसकी टोटल एक्सपेंसेस. इवन एक्स की फॉर्म में 30 + 20 50 + 15, ये क्या बन रहा था, 65x. नाउ अगर मैं अपनी इनकम में से 65% स्पेंड कर रहा हूं तो मेरी सेविंग क्या बचेगी, 35% ऑफ माई इनकम. एंड सेम थिंग हम यहां पे कह रहे हैं x की फॉर्म में कि 100x में से हमने टोटल एक्सपेंसेस करे 65x, तो हमारे पास x की फॉर्म में सेविंग क्या बचेगी, 35x.
तो हम दोनों में कहीं भी पुट करें हमारे पास सेम ही आंसर आना है। यहां पे क्या गिवन है, 35% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 7,000। सो डायरेक्टली हमारे पास इनकम क्या आ जाएगी, 7,000 इंटू 100/35। यहां से हमने कट किया, ये बन गया 2। सो हमारे पास आंसर आ गया ₹20,000। सिमिलर जब x की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो दिस 35x इज इक्वल टू 7,000। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन 200। अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे से फाइंड द टोटल इनकम, मंथली इनकम, तो हमने कहा कि इनकम हमने एज्यूम किया था 100x, x की वैल्यू आई हमारे पास 200, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹20,000। आंसर इज सेम। बट अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड हाउस लोन, तो कितना आ रहा है हमारे पास 10x, x की वैल्यू 200। सो डायरेक्टली हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 200, आंसर विल बी ₹2,000। यहां पे गिवन क्वेश्चन था फाइंड द मंथली इनकम। अगर वो हमारे से पूछता है फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ श्रेया, तो वी नो कि इन अ ईयर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। सो देन इन दैट केस हर एनुअल इनकम विल बी 20,000 इंटू 12 which is ₹2,40,000. Let's try one more question. We have Akshay spends 20% of his income on traveling, comma 25% of remaining on house loan, then 30% of remaining on food. अब यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया हमारे पास रिमेनिंग, तो क्या इससे क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ेगा? यस, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं एंड में हमारे से, फाइंड हिज एनुअल इनकम इफ ही सेव्स ₹12,600 इन अ मंथ। सो नाउ वो कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर रिमेनिंग को यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स से कि जो उसकी टोटल इनकम है लेट इट बी 100x। So now on traveling he spends 20% of his income, so this will be 20x. Now 20x spend करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा? हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ गया 100 minus 20, 80x. Now the line says on house loan he spends 25% of remaining. Now the remaining amount is 80x और हमें स्पेंड करना है 25%. सो दिस विल बी 25%, और आई कैन से 1/4, दिस इज इक्वल टू 20x. सो ऑन हाउस लोन इन टर्म्स ऑफ x ही विल स्पेंड 80x. सो इस 80 में से हमने 20 स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास 60x. फर्दर 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, अब हमारे पास रिमेनिंग इनकम कितनी है 60x, इसका 30% हम स्पेंड कर रहे हैं फूड के ऊपर, हमने कैंसिल किया, ये आ गया 18x. सो यहां पे हमारे पास x की टर्म्स में वैल्यू क्या आ रही है 18x. अब रिमेनिंग क्या बच जाएगा 60 minus 18, 42x. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्टिल ही सेव्स ₹12,600 इन अ मंथ. इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 42x और वैल्यू गिवन है 12,600. सो यहां से हमारा x क्या आ रहा है 12600 डिवाइड बाय 42, वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, 42 इंटू 3 126, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 300. Now the question demands find the annual income of Akshay. So now his annual income will be 12 into 100x, क्योंकि इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ एंड मंथली वो सेव कर रहा है 12,600. हमने इनकम एज्यूम किया था 100x एंड अवर x इज इक्वल टू 300, सो वी हैव 12 इंटू 100 इंटू 300. अगर वो हमारे से पूछता फाइंड इज मंथली इनकम, सो 100 इंटू 300 इट वुड बी 30,000, बट नाउ द एनुअल इनकम विल बी ₹3,60,000. So answer for this particular question is ₹3,60,000. यहीं से अगर वो हमारे से क्वेश्चन पूछता what amount he spends on food,
सो 30% ऑफ रिमेनिंग थोड़ा लेंथी था, बट x की टर्म में हमारे पास क्या आ रहा था 18x। अगर वो फूड के ऊपर अमाउंट स्पेंड पूछ रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे 18 इंटू 300, हमारे पास सीधा यहां पे आंसर रास्ता 18 इंटू 350, 400 रुपीज इन अ मंथ ही स्पेंड्स ऑन फूड। सो हमें सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, जो भी गिवन है उसे लिख के देन फाइनली निकालना क्या है, सीधा हम उस पर फोकस करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। Now we have a question कि in a class 40% students are girls। अगर गर्ल्स 40% हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे बॉयज। सो लेट्स से इन अ क्लास देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स। वो कह रहा है कि 40% आर गर्ल्स। इफ गर्ल्स आर 40% तो सीधा हमारे पास बॉयज आ गए 60%। आउट ऑफ दिस 30% बॉयज एंड 60% गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल। तो यहां पे कितने लोग बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं बॉयज के केस में 30% एंड गर्ल्स के केस में बास्केटबॉल प्ले कर रही हैं 60%। द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल। नाउ क्लास की स्ट्रेंथ अगर हम टोटल यहां पे एज्यूम कर लेते हैं 100, तो बॉयज कितने आ जाएंगे हमारे पास बॉयज की वैल्यू आ गई 60 और गर्ल्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 40। इस 60 का 30% प्लेस बास्केटबॉल, सो दैट मीन्स 30% ऑफ 60, जीरो कैंसल 18 स्टूडेंट प्लेस बॉयज प्ले बास्केटबॉल और यहां से 60% ऑफ द गर्ल्स, हमारे पास गर्ल्स कितनी आ रही हैं, गर्ल्स आ रही है 40, 1 0 कैंसल, तो 6 इंटू 4 हमारे पास आ गया 24 गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल। सो 18 बॉयज एंड 24 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल हमारे पास कितना आ रहा है 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 42। सो 42 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, जो हमने क्या एज्यूम किया था यहां पे 100, सो 42 बाय 100 इंटू 100, 42% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले basketball, so answer is 42%. Now we have a question कि in a basket of apples and mangoes 40% are mangoes. So similarly हमारे पास एक फ्रूट्स की बास्केट गिवन है जिसके अंदर एप्पल्स हैं एंड हमारे पास मैंगो है। कह रहा है 40% are mangoes, so that means 60% will be the apples here. Now 25% of apple and 30% of mangoes are rotten. This is 25% of apple and mango का 30% are rotten. So जब यहां से हम rotten fruits निकाल रहे हैं, so 25% of apples. So let's assume कि total fruits हमारे पास बास्केट में थे 100. तो यहां से number of apples कितने आ जाएंगे 60% of 100 which is 60. इसमें से rotten fruits कितने हैं हमारे पास 25%, which is 1/4. So 1/4 of 60, 15 apples are rotten. Similarly, if 60 are apple, then mangoes are 40. 30% of mangoes are rotten. So 30 by 100 into 40, 0 cancel, 3 into 4, 12 mangoes are rotten. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, what percentage of the rotten fruits are mangoes। टोटल रोटन फ्रूट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास यहां पे 15 तो आ रहे हैं एप्पल्स एंड 12 आ रहे हैं मैंगोस, सो टोटल रोटन फ्रूट्स आर 27। क्वेश्चन है इन रोटन फ्रूट में से मैंगोस का कितना परसेंट है, तो ऑलवेज रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रोटन फ्रूट्स आर मैंगोस, कितने मैंगो रोटन है 12, सो 12 बाय 27 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने 3 से कैंसिल किया, यहां पे आ गया 4, यहां पे 3 से कैंसिल किया 9। नाउ वी नो 1/9 कितना होता है 11.11%, सो 4/9 विल बी 44.44%, सो 44.44% of the rotten fruits are mangoes. So answer for this question is 44.44%. Now let's talk about price, consumption and expenditure. होता क्या है ये, एक प्राइस है
जो हम पे कर रहे हैं किसी आइटम को परचेज करने के लिए, उसे हम किसी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी हम कर रहे हैं कंजप्शन। सो उससे हमारे पास क्या आता है, उसका एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट गए बनाना लेने, द कॉस्ट ऑफ बनाना इज 10 रुपीज पर पीस एंड आपने लिए 5 बनानास, तो हम अमाउंट कितना पे करेंगे, 50 रुपीज। तो मतलब हमारे पास कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो हम थर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और आई कैन से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से जब हमारे पास निकल रहा है थर्ड नंबर। सो नाउ लेट्स ट्राई किसे हम परसेंटेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं। Let's try a question कि if the price of a sugar is increased by 25%, then by what percent its consumption must be reduced such that the expenditure remains the same. So now अभी हमने क्या सीखा कि price into consumption is equal to expenditure. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो प्राइस है is increased by 25%, कंजप्शन हमें निकालना है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन नाउ। अब ना तो मुझे प्राइस पता है, ना मुझे पता है कंजप्शन, ना मुझे पता है एक्सपेंडिचर, बट हमारे पास क्या गिवन है, परसेंटेज। तो हमने पार्ट 2 में क्या सीखा था, हम वैल्यूज को कैसे एज्यूम कर सकते हैं, तो उसी सेम चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो जो मेरा मन करे हम उस वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। टू मेक इट सिंपल, लेट्स से कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज 100 रुपीज पर केजी। अगर ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 25%, तो हमारे पास यहां प्राइस आ गया 125। कंजप्शन भी हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से हमने एज्यूम किया 10 केजी, सो 100 इंटू 10, हम स्टार्टिंग में कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, 1000 रुपीज। तो द क्वेश्चन सेज प्राइस इंक्रीज्ड बन गया 125, कंजप्शन हमें निकालनी है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, तो अब भी हम स्पेंड करेंगे ओनली 1000 रुपीज। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 1000 बाय 125 विच इज इक्वल टू 8। तो स्टार्टिंग में हमारी कंजप्शन थी 10, अब हमारी कंजप्शन हो रही है 8, तो ये कितना रिड्यूस हुआ, यहां पे ये 10 से रिड्यूस हुआ, हमारे पास आके 8 हो गया, सो रिड्यूस्ड बाय 2। ये किसमें से रिड्यूस हो रहा है, इनिशियल कंजप्शन में से, जो हमने एज्यूम किया था 10, सो 2 बाई 10 इंटू 100, हमारे पास आंसर आ गया 20%, कि बाय 20% द कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। नाउ दिस थिंग कैन ऑल्सो बी अप्रोच्ड यूजिंग द फ्रैक्शन हियर। हमारे पास एक चीज गिवन है, दूसरी हमें निकालनी है। इफ दिस थिंग रिमेन्स सेम तो हम फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट इज +1/4। तो यहां पे हमारे पास प्राइस की रेशो क्या आ रही है, नीचे हमारे पास नंबर आ रहा है 4, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से ओरिजिनल वैल्यू इज 4, तो हमारे पास इंक्रीज्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 4 + 1, हमारे पास न्यू प्राइस आ गया यहां पे 5। आप यहां भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, पहले 100 रुपीज था, फिर 125 आर था, वो बन रहा था 4:5। तो ये मैटर ही नहीं करता हम वैल्यू क्या एज्यूम करें, हमारा हर जगह सेम ही आंसर आएगा। नाउ एज द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन के लिए इन वैल्यूज को इनवर्स कर दो, तो हमारे पास कंजप्शन आ गई 5:4। लेट्स क्रॉस चेक, अगर 4 रुपीज की चीज हम 5 पीस कंज्यूम कर रहे हैं, 5 इंटू 4 20 होता है, ऐसे अगर 5 रुपीज की चीज हम 4 कंज्यूम करेंगे, प्राइस आएगा 20, तो एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। अब कंजप्शन क्या हुआ, 5 से हो रहा है 4, मतलब पहले 5 था, अब रिड्यूस होके 4 हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, 1। किसमें से रिड्यूस हुआ, फ्रॉम माई ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 5, सो 1/5 इंटू 100, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20%। सो इन दिस वे यूजिंग द फ्रैक्शन हमें क्या करना है, फ्रैक्शन दिखी उसको लिखा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे,
रेशियोज को इन्वर्स करेंगे, सॉल्व किया. सो विद इन 5 सेकेंड्स we can solve this kind of question. And again, this is also one of the most repeated question in so many government and entrance exams. Let's try one more question. If the price of a sugar is increased by 8.33%, then by what percent its consumption must be reduced such that the expenditure remains the same? Now we know price into consumption is expenditure. अब price क्या हो रहा है हमारे पास? This price is increased by 8.33%. And in terms of fraction, ये 8.33 क्या होता है हमारे पास? 1/12. और ये इंक्रीज हो रहा था तो हमने कर दिया प्लस 1/12. अब हमारे पास प्राइस क्या आ जाएगा कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास प्राइस इंक्रीजिंग बाय 1/12 तो हमने प्राइस एज्यूम कर लिया 12 विच इज द ओरिजिनल प्राइस. देन आफ्टर दैट व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड, सो 12 + 1 हमारे पास यहां पे आ गया 13. अब हमें बात करनी है रिगार्डिंग द कंजप्शन. इसको हम इन्वर्स कर देंगे, हमारे पास आ गया 13:12. अब यहां पे क्या हो रहा है, पहले हम कंज्यूम कर रहे हैं 13, अब हम कंज्यूम कर रहे हैं 12, तो हमारे पास कितना रिड्यूस हुआ, ये 1 out of 13 into 100. And what is 1/13? This is 7.7%. So by 7.7%, the consumption must be reduced so that the expenditure remains same. So this thing is not only about price, consumption and expenditure. हमारे पास कोई भी ऐसी दो वैल्यूज हो जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा हो, तो हर जगह हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. Let's try a question कि the length of a rectangle is decreased by 12.5%. Then by what percent its breadth must be increased such that the area remains the same? Now we know कि area of a rectangle is length into breadth. This will give us area of a rectangle. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि length of a rectangle is decreased by 12.5%. तो यहां पे भी हम फ्रैक्शन को यूज करके विद इन ओनली 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. ये 12.5 क्या होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में? दिस थिंग इज 1/8. क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज्ड, तो यहां पे साइन आ रहा है माइनस, तो हमारे पास लेंथ की रेशियो क्या आ जाएंगी कि पहले अगर हम इसको 8 मान लेते हैं तो 8 - 1 यहां पे 7 आ जाएगा. सो नाउ द रेशियो फॉर द ब्रेड्थ विल बी 7:8. इफ यू आर कंफ्यूज्ड हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. यहां पे एरिया क्या बन रहा है हमारे पास फर्स्ट वाले केस में कि 8 × 7 56 एंड इवन द न्यू एरिया विल बी 7 × 8 56. अब हमारी ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज हो रही है? 7 से वो बन रही है 8. सो यहां पे इंक्रीज कितना हुआ? 1 का. कब? जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 7. सो 1/7 × 100 is 14.28%. So by 14.28%, when our breadth will be increased, then for particular question, the area of a rectangle will remain same. Now we have the one of the tricky question for BBA, MBA, various entrance exam, and also for government exam like CGL and banking exam. The question is, due to the reduction in the price of a rice by 20%, Kiran can purchase 4 kg more rice for ₹480. Find the original price of the rice per kg. So now हमारे पास इस राइस वाले केस में प्राइस क्या हो रहा है? It is getting reduced by 20%. मतलब वो डाउन आ रहा है, माइनस हो रहा है. तो अगर हम स्टार्टिंग में इस 20% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनता है? 1/5. और प्राइस क्या हो रहा है? रिड्यूस. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस स्टार्टिंग में 5 रुपीज है तो हमारे पास न्यू प्राइस क्या आ जाएगा? 5 - 1 4. अब इससे क्या हो रहा है? ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्राइस किरण कैन परचेज 4 kg मोर राइस. तो हमारे पास जो हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी यहां पे अगेन इनवर्स, तो ये बन जाएगी 4:5. बट क्वेश्चन में गिवन है 4 kg मोर और हमारे पास गैप आ रहा है 1 का. इस नंबर को 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 × 4 स्टार्टिंग में वो परचेज कर रहे हैं 16 kg. 5 × 4
नाउ शी कैन परचेज 20 kg, गैप आ गया 4 kg का। गिवन द 4 रुपीज 480, मतलब टोटल अमाउंट जो उसके पास है इज रुपीज 480। क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। हमारे पास अमाउंट कितनी थी रुपीज 480 एंड हम परचेज कर रहे हैं 16 kg, सो 480 बाई 16 हमारे पास एक्चुअल प्राइस आ गया रुपीज 30 पर kg। सो मतलब इन दिस वे हमारे पास 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर वो पूछता फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी परचेस्ड 16 kg, फाइंड द न्यू क्वांटिटी परचेस्ड 20 kg, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, इस प्राइस को हमने डिवाइड किया 16 से, आंसर आ गया रुपीज 30 पर kg। वो पूछता फाइंड द न्यू प्राइस, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, सो 480 बाय 20 we have an answer rupees 24 per kg. So now the answer for this particular question will be कि the original price per rice is rupees 30 per kg. So now I hope in this video जो हमने सीखा distribution in terms of percentage and various question regarding price, consumption, expenditure, चाहे वो rectangle के लिए हो या ऐसा question हो, is clear to all of you. Now, the practice question for this will post in our Telegram channel whose link is given in the description. So do like, share and subscribe this channel and अपने friends को भी बताएं ताकि वो भी इन concepts को सीख के जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत इजीली क्लियर कर सकें। So keep learning and growing, guidance मेरी, मेहनत आपकी।